कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि धीरे-धीरे अब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने जा रही हैं। जितने दुःख के बादल आपके सामने थे वो सब छँटने वाले हैं। क्यों छँटने वाले हैं? क्योंकि लास्ट कुछ वीक में हमने डिस्कस किया था कि देखिए जो चीज़ शुरू होती है एक दिन उसका एंड भी आता है। दूसरा, जब अच्छा समय हम झेलते हैं तो बुरा समय भी आता है, बुरा समय जब सामने आता है तो अच्छा समय भी वापस से आता है। कुछ टाइम पहले अभी क्या था कि आपके 12वें घर में, आपके 12th हाउस में कुंभ राशि के लिए एक साथ बहुत से ग्रह इकट्ठे हो चुके थे। बहुत से प्लैनेट्स का जो कंजंक्शन था एक साथ बन रहा था आपके 12th हाउस में। आप देख सकते हो मकर राशि में, जहां मैंने मंगल अभी-अभी लिखा है, यहां पर आपको शुक्र, सूर्य, बुध ये सब भी एक साथ थे। तो 12वें घर में जब ज़्यादा ग्रह थे तो परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। लास्ट हालाँकि 2, 4, 6 महीने या पिछले ऐसा मान लो अप्रैल के महीने से कोई खास अच्छा समय चल नहीं रहा। बट इस 1 डेढ़ महीने ने आपको बहुत परेशान किया होगा। मतलब छोटी-छोटी कई तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आई होंगी हर एक काम के अंदर। सूर्य 12वें घर में था, सरकारी काम में दिक्कत देता है, मान-सम्मान की हानि देता है, बहुत स्ट्रेस, टेंशन ये सब देता है। और बुध शुक्र के भी ऐसे-ऐसे फल थे। लेकिन अभी धीरे-धीरे करके 3 ग्रह वापस राशि बदल के लग्न में आ चुके हैं। यहाँ से क्या होगा, अब ये सीधे आगे की तरफ जाएँगे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और कंटिन्यू आपके लिए बढ़िया समय रहने वाला है। डे बाय डे कुछ अच्छा आपके साथ होगा। और वैसे भी अगस्त के महीने के बाद राहु शनि की साढ़े साती का एकदम लास्ट फेज चलेगा। लास्ट की साढ़े साती जो होती है, ये व्यक्ति को कुछ ना कुछ दे के जाती है। मतलब जितनी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं अभी तक, जो दिक्कतें आपके सामने आई हैं, उन दिक्कतों के बाद में उसका जो अच्छा फल निकल के आता है, वो साढ़े साती के अंतिम चरण में होता है। अब मैं एक बार आपको माइन्यूटली बता देता हूँ कि जो ये लग्न में ग्रह अभी आए हैं, ये आपको क्या फल देने वाले हैं और इसका क्या पॉजिटिव असर आप पे होगा, कब तक होगा। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स बची हैं, क्योंकि अभी भी दिक्कत पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुई है। प्रॉब्लम तो आपके सामने है, क्योंकि अच्छा समय तो शुरू हुआ है अभी, उसका फल धीरे-धीरे मिलेगा। तो जो समस्याएँ चल रही हैं, उन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाए, कैसे उन प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं, और आने वाले 7 डेज़ में वीक का एक-एक दिन आपका कैसा जाएगा, इन सब पे डिटेल से चर्चा होगी। लेकिन उसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आप। देखो, सबसे पहले वन बाय वन, आपकी इस राशि में, कुंभ राशि में बुध कुंभ राशि में आ चुके हैं। बुध आपकी राशि के अनुसार छठे भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचमेश जब लग्न में जाता है तो व्यक्ति को आकस्मिक लाभ का अवसर प्रदान करता है। अगर आप कोई ऐसे काम में हो जो बुध से रिलेटेड है, मतलब आपका कमीशन बेस्ड कोई काम है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इससे लिया उसको दिया, रियल एस्टेट में कमीशन है आपका, लाइजनिंग संबंधी कोई काम करते हो, किसी भी फील्ड में कमीशन बेस्ड कोई काम है, तो आपका समय अभी बेहतर आ चुका है। कमीशन से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव होता है आकस्मिक लाभ, अचानक पैसा। हो सकता है कि इतना कमीशन जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो या कभी नहीं कमाया हो किसी एक डील से, उतना कमीशन आपको मिल जाए। आने वाले 1 महीने में बहुत सावधानी बरतना, पूरा ध्यान देना। सेकंड चीज, बुध केवल पंचमेश नहीं है, बुध अष्टमेश भी है। अष्टम भाव के स्वामी का लग्न में जाना, क्योंकि 8वां घर जो होता है ना, ये सडन चीजों का कारक है, जो कुछ मिलेगा अचानक मिलेगा। इसके अलावा 8वां घर पेरेंटल प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो पूर्वजों से हमारे पास आती है, उसका भी कारक होता है। तो हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हो, कोई विवाद में फंस गई हो, उसके सुलझने का समय है। उसमें आपको पॉजिटिव उम्मीद है, राहत मिलेगी आपको। ऐसी कोई प्रॉपर्टी अगर है तो आपको प्रयास करना चाहिए अभी। अभी आप उसके लिए विशेष प्रयास करोगे अगर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आपके सामने अभी आएगा। बुध लग्न में बैठे हैं। लग्न के बुध व्यक्ति के मन में प्रसन्नता देते हैं, थोड़ा हंसमुख बनाते हैं, थोड़ा सोशल बनाते हैं, अच्छे लोगों से जोड़ते हैं उसको। जो व्यापार के नए-नए आइडियाज़ आदमी के दिमाग में आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। ज़रूरत क्या है कि जब जो चीज़ होती है उसको पकड़ना है आपको और अंदाज़ा लगाना है कि मुझे अब क्या करना है। बुध के बाद में नेक्स्ट आपके शुक्र लग्न में आ चुके हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र योग कारक होता है। क्यों होता है कि जब भी कोई एक ग्रह केंद्र या त्रिकोण का स्वामी बन जाता है तो वो योग कारक कहलाता है। अभी कुंभ राशि को चतुर्थेश और पंच और नवमेश शुक्र दोनों हैं, चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी भी हैं। एक लक्ष्मी हो गई और एक नारायण हो गया। चतुर्थेश होने से जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, स्थिर संपत्ति, वाहन, इन सब का सुख आपको शुक्र प्रदान करता है। और लग्न में शुक्र आ गए, वो भी अपने मित्र शनि की राशि में, तो होगा क्या, अगर कोई जमीन आपकी पेंडिंग है बहुत लंबे समय से, कोई आप ऐसी कोई लैंड है जो बिक नहीं पा रही, बिकने के योग बनते हैं।
कब कब बनते हैं? इस आने वाले 1 महीने में। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि जो लेने का प्रयास कर रहे हो, नहीं आ पा रही है, तो उसके आने के योग बनेंगे अभी। जिन लोगों को घर, मकान, ज़मीन लेना है पर संजोग नहीं बन पा रहा था, उनका संजोग अभी बनेगा शुक्र महाराज की कृपा से। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है पूरे परिवार का। इसमें माता-पिता, पत्नी, बच्चे सब आते हैं। तो जो आपकी फैमिली है, जो आपका खुद का परिवार है, उनसे जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको कोई दिक्कत थी कि उनसे आपको कोई दिक्कत है कि उनकी किसी दिक्कत से आप परेशान हो। मान लीजिए किसी के पिताजी को तकलीफ है, उनका काम नहीं चल रहा, हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी की मदर को तकलीफ है, कोई और प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हो गई, या वाइफ के साथ या बच्चों के साथ दिक्कत है। तो अभी आपका चतुर्थ भाव उन सब की प्रॉब्लम्स को कम करेगा। उन सब की तरफ से आपको रिलीफ मिलेगा और थोड़ा परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा। मतलब कई जगह ऐसा होता है कि फैमिली में 5 लोग होते हैं, पाँचों आपस में झगड़ते रहते हैं। स्पेशली जब चौथे घर में विषयोग बन जाए, सूर्य बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ऐसा अक्सर होता है। जिनके चतुर्थ भाव में राहु होता है वो बिल्कुल अकेले होते हैं, चाहे कितना बड़ा परिवार होगा उनके पास, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। 5 लोग हैं तो पाँचों 5 दिशाओं में भागते हैं, कुंडली में अगर ऐसा हो तो। पर अभी आपको फिलहाल सहयोग मिलेगा पूरे परिवार का। नवमेश के लग्न में जाने से क्या होगा कि आपका ध्यान भजन पूजन पे, पूजा पाठ पे बहुत जाएगा। आपका मन करेगा मैं अपने इष्ट देवता की आराधना करूं, कोई धार्मिक स्थान की यात्रा करूं, कुछ और करूं। आपको जाना भी चाहिए। अगर आप इस शुक्र को एक्टिवेट करना चाहते हो तो कोई भी धार्मिक स्थान की यात्रा करके आओ। विशेष रूप से ऐसी कोई जगह जहां माँ दुर्गा का या देवी का किसी का बड़ा अच्छा स्थान हो, सिद्ध स्थान हो कोई भी। 51 शक्तिपीठ है आपके स्टेट में, आपके शहर में कहीं भी कोई शक्तिपीठ स्थित है, वहां दर्शन करके आ जाओ। या और कोई स्थान जो आपको लगता है कि फेमस स्थान है, किसी भी शक्ति का स्थान होना चाहिए, वहां जाओ, शुक्र का लाभ आपको मिलेगा। थोड़ी गौ सेवा करो, गाय को शुक्रवार के दिन आप चावल बना के खिलाया करो, इससे शुक्र प्रसन्न होंगे। सफेद रंग के कपड़े पहना करो शुक्रवार को, इससे आपका शुक्र प्रसन्न होगा और शुक्र के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। शुक्र भाग्य के कारक हैं, किस्मत आपका सपोर्ट करेगी। आने वाले 1 महीने में किसी भी काम की शुरुआत होगी। देखो पुरानी प्रॉब्लम जो चलती आ रही हैं वो तो चलेंगी, क्योंकि वो इतनी जल्दी सुलटने वाली नहीं है। कि एक तो 7.5 चल रही है, ऊपर से कुछ और भी ग्रह गड़बड़ है, राहु केतु की भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स तो चलेंगी, लेकिन नई दिक्कतें नहीं आएंगी। धीरे धीरे कुछ बेटरमेंट आपके साइड में होगा। नेक्स्ट, सूर्य और राहु, ये 2 ग्रह भी लग्न में अभी अभी, राहु तो पहले से है लेकिन सूर्य भी आ गए। देखो सूर्य क्या है कि जब 12वें घर में था तब भी आपको खराब था। 12वें घर का सूर्य मान सम्मान की हानि देता है। लोगों से 4 बातें सुनने को मिलती हैं हमें, झगड़े होते हैं आपस के अंदर, और अगर कोई बातचीत हो जाए तो हमें ही झुकना पड़ता है। सूर्य आत्मविश्वास को तोड़ता है कि जो व्यक्ति जिसमें बहुत हिम्मत होती है ना, वो भी सूर्य के खराब होने पर टूट जाता है। लेकिन ये जो सूर्य भी राहु के साथ लगने में आ गया, तो शुरू में तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो डिग्रीज है उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन 15 फरवरी से 15 मार्च, इस 1 महीने के अंदर जो लास्ट के 15 डेज हैं, मतलब 1 मार्च से 15 मार्च, उस समय पे भी थोड़ा सा ध्यान आप रखना। क्यों रखना? क्योंकि सूर्य राहु मिलकर सूर्य ग्रहण योग बनाते हैं। सूर्य को किसी चीज का डर नहीं है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, डर किस चीज का है? लेकिन राहु का डर सूर्य को है, और देवताओं की वजह से। देवताओं ने वरदान दिया राहु को कि भाई आप सूर्य को ग्रहण लगा सकते हो। तो भले ही सूर्य ग्रहों के राजा हैं, लेकिन राहु के कारण ग्रहण लगता है, और सूर्य के मन में डर, भय, चिंता या ऐसी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं राहु सूर्य के साथ होने से उस व्यक्ति को, ये जो ग्रहों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रह तो सारे देवता हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है, मतलब अगर आपके राशि में योग बन रहा है, तो फिलहाल आपके मन में डर, भय, चिंता, कॉन्फिडेंस की कमी, नेगेटिविटी, अविश्वास, ये सब चीजें आ सकती हैं। कहीं ना कहीं मन में बार बार शक होगा कि भाई मैं काम कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें सूर्य राहु के साथ होने पर होती हैं। जिनको आंखों की दिक्कत है उनको भी बहुत ध्यान रखना है, जिनको हार्ट डिजीज रहती है उनको भी बहुत ध्यान रखना है 1 महीना, और जिनको बीपी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उनको बहुत ध्यान रखना है। हड्डियों से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स जिनको भी, उन सभी को बहुत ध्यान रखना है। राहु सूर्य मिलकर कभी कभी क्या होता है, सडन प्रॉब्लम्स देते हैं, अचानक। जो कुछ होगा प्री प्लान नहीं होगा, सडन हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा। आप सोचोगे ये कैसे हो गया? किसी से झगड़ा होगा तो अचानक हो जाएगा, कोई कहासुनी हो जाएगी तो अचानक हो जाएगा, कोई नुकसान होगा, बैठे बिठाए गाड़ी में खर्चा आ गया, वो अचानक होगा। क्यों? क्योंकि राहु के साथ मिलकर सूर्य नुकसान देता है, और वो अचानक देता है। तो अचानक वाले जो नुकसान है उनसे बच के रहना है। बच के कैसे रहना है? घर से निकलने से पहले आधा 1 घंटा भगवान का नाम लेके जाओ। और अभी भी मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि फिलहाल 1 महीना और थोड़ा शांति से आप निकाल दो। सेकंड हाउस से सूर्य ठीक होना स्टार्ट होता है, थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। 12वें के कंपैरिजन में लग्न में भी अच्छे होते हैं।
बट अगर ये राहु यहाँ नहीं होते तो ये और ज़्यादा अच्छे होते। तो इसीलिए इस 1 महीने में थोड़ी और शांति रखना और विशेष तौर पर किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, वाद-विवाद नहीं करना, लड़ाई की जगह पे नहीं जाना। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना, नहीं तो लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। अगर आप मालिक हो, तो जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके प्रति व्यवहार अच्छा रखना। आप ज़्यादा अनुशासन की कोशिश करोगे तो वो लोग अगेंस्ट हो जाएँगे बिल्कुल, विपरीत हो जाएँगे। तो यहाँ थोड़ा सावधानी बरतना, महीने भर ऑब्ज़र्व करो चीज़ों को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 1 महीने बाद में जब समय ठीक आएगा तब अपने आप सब कुछ अच्छा होगा। और भ्रम से दूर रहना, क्योंकि देखो राहु का काम क्या होता है, राहु अगर अकेला बैठा है तो उतना उत्पात नहीं मचाएगा। लेकिन राहु जब किसी के संग आ जाता है तो उसको फिर उससे प्रभावित होना शुरू करता है। अगर ये बुध के, शुक्र के, शनि के साथ आया तो उनके अनुसार खुद ढल जाएगा। लेकिन जब ये सूर्य के साथ आता है कि उसके पास पावर है कि सूर्य को अपने प्रभाव में ले सकता है ये, तो सूर्य को अपने प्रभाव में लेकर के कहीं न कहीं मन में डर, भय, चिंता, भ्रम ये सब उत्पन्न करेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा अभी ध्यान रखना है, समय को शांति से निकालना है। अगर बहुत दिक्कत आए तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, उगते सूर्य के दर्शन करना। हो सके तो संडे के संडे बिना नमक की रोटी खाना और उस दिन तेल का उपयोग मत करना किसी भी तरह से। खाने में, पीने में, लगाने में घी का उपयोग कर सकते हो आप। सेकंड चीज़, ये तो अभी ये हो गया। सेकंड चीज़, चंद्रमा और शनि, इन 2 का एक विषयोग भी बनेगा इस वीक में आपके यहाँ पे। कब बनेगा? जब मीन राशि में चंद्रमा का आगमन होगा, मतलब 20 तारीख और 21 तारीख। तो देखो, अब हम एक बार बात कर लेते हैं आपके ओवरऑल इन 7 डेज़ की कि 7 दिन कैसे जाएँगे। सप्ताह की शुरुआत होगी 16 तारीख से। 16 तारीख को मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे 12वें घर के अंदर। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 16 तारीख का दिन आपके लिए थोड़ा-सा खराब है। मतलब मंडे का जो दिन है इसको शांति से निकालना, वरना होगा क्या कि ये थोड़ा स्ट्रेस देगा दिमाग पे, आपको प्रेशर फ़ील होगा, आपको बर्डन फ़ील होगा और हेल्पलेस महसूस होगा। किसी से बातचीत करोगे तो आपको ही झुक के रहना पड़ेगा थोड़ा-सा, आपका जो प्रभुत्व है वो कम हो जाएगा। क्यों होगा? कि सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, सूर्य तेज का कारक है। ऐसे में व्यक्ति निस्तेज होता है, तेजहीन होता है। तो 12वें घर में अभी आपको चलेगा और 12वें घर में सूर्य सिरदर्द भी देता है, हेडेक देता है बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब 16 तारीख का दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, शांति से निकाल देना। तो ये चंद्रमा जो 12वें घर में आएगा ना, गड़बड़ रहेगा अभी ये। देन 16 तारीख के बाद में 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख, 3 दिन बढ़िया हैं आपके, दिक्कत कुछ भी नहीं है। लेकिन 17 तारीख को अमावस्या तिथि है और अमावस का जो दिन होता है हर व्यक्ति के लिए खराब होता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर तिथियाँ, कुछ समय मुहूर्त शास्त्र में ऐसा है जो वर्जित है। फॉर एग्जाम्पल, अमावस के दिन अगर कोई काम कर दिया तो नुकसान ही हो क्या आएगा। आप कभी किसी को अपने हाथ से पैसे दे के देख लेना अमावस के दिन, अगर आप ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते हो तो आप सिर्फ अपने हाथ से किसी को उधार देना अमावस के दिन और उसे लेके दिखा देना दोबारा। आएगा तो बड़ी मुश्किलों से झगड़ा करके, बहुत लेट आएगा। कोई 5 दिन का नाम लेके 50 दिन में पैसे देगा आपको। तो एक तो अमावस का दिन है, ध्यान, अमावस के दिन नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, नई चीज़ें नहीं लानी चाहिए और नए टॉपिक में बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। इवन अपने शास्त्र में तो उसको अनध्याय तिथि बताया है। मुहूर्त शास्त्र में, मुहूर्त चिंतामणि में लिखा है कि अनध्याय तिथि है, मतलब इस दिन अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जो अध्ययन करोगे वो बाद में चीज़ें याद नहीं रहेगी। कैसे? जैसे कर्ण को परशुराम जी ने विद्या दी, लेकिन कर्ण ने वो विद्या छल से प्राप्त की थी। तो परशुराम जी ने क्या कहा कि भाई जब आपको इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ेगी तब ये विद्या आप भूल जाओगे। और इसीलिए युद्ध भूमि के अंदर जब उसका पहिया अटक गया तो कर्ण को वो विद्या उस समय पे याद नहीं आई और लास्ट में उनको मृत्यु का मुख देखना पड़ा। तो सेम ये अमावस की तिथि ऐसी ही होती है। इस दिन अगर पढ़ाया जाए, कुछ पढ़ा जाए तो समय पे काम नहीं आता, वो बाद में भूल जाता है। आपको लगता है ऐसा कि उस दिन क्या होगा ऐसा पढ़ने से, बट वो समय पे काम नहीं आएगा। तो खैर, अमावस का दिन 17 तारीख का है, उस दिन को शांति से निकाल देना। पितरों की पूजा पाठ, ध्यान भजन कर सकते हो। गौ सेवा, अमावस के दिन जितनी गौ सेवा की जाए उतना अच्छा रहता है। अमावस के दिन घर से कचरा निकालना या मंदिर की साफ सफाई करना ये बहुत अच्छा होता है, वो काम आप करना। 17 के बाद 18 और 19 तारीख के 2 दिन अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाले हैं, मन में शांति वाले हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई सिर से पत्थर उतर गया, बड़ा सारा वजन हमारे सिर से उतर गया। देन 20 तारीख और 21 तारीख में सेकंड भाव में शनि चंद्रमा का योग है। देखो, अकेला चंद्रमा सेकंड हाउस में धन देने वाला होता है, क्योंकि चंद्रमा में नैसर्गिक रूप से कारकत्व है धन का। चंद्रमा पंचम में हो, सेकंड में हो या 11th में हो, वो व्यक्ति को पैसा देता है, कहीं से भी लाके देगा, पर वो व्यक्ति पैसे वाला बनेगा। पर उसका अगर किसी से कंजक्शन हो जाए, मतलब कोई कॉम्बिनेशन किसी खराब ग्रह के साथ बन जाए तो दिक्कत हो जाती है। विष योग को चंद्रमा के जितने भी खराब योग है, फॉर एग्जाम्पल ग्रहण योग है, विष योग है, सूर्य चंद्रमा का योग है,
इन सब योगों में जो विष योग है इसको बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि विष योग क्या करता है, ये व्यक्ति के हेल्थ को खराब करता है और सबसे बड़ी बात दिमाग को खराब करता है। उसके दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बुरी बुरी चीजें सोचती हैं। अगर किसी की कुंडली में विष योग हो, और कभी भी देख लेना, प्रैक्टिकली करके देख लेना कि अगर किसी के चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा बैठे हैं इस जगह पे, मतलब ये फर्स्ट भाव होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आप तो करके देख लेना। अगर शनि अकेला भी यहाँ बैठा है तो उसके जीवन में दुख रहेगा, बचपन का समय दुख से जाएगा, माँ से उसको कोई ना कोई उतना प्यार नहीं मिलता या माँ से डिस्टेंस रहता है किसी भी कारण से। और अगर यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, विष योग बन जाए, तो ये ऐसा मान के चलो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब उसका जीवन बड़े कष्ट में जाता है जब तक वो इस विष योग का उपाय नहीं करता तब तक। ठीक इसी प्रकार से इस विष योग का अलग अलग जगह पे अलग अलग फल होता है, जैसा ये भाव में बनेगा ना वैसा फल देगा। अगर ये संतान के घर में बन गया तो उस व्यक्ति के जीवन में संतान उसकी परेशानी का कारण बनती है, बच्चों को संभालते संभालते दुखी हो जाता है वो। छठे मतलब बच्चे कहना नहीं मानेंगे, बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे। सिक्स्थ हाउस में विष योग बन गया अगर, तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां बहुत रहती हैं, कभी कभी तो लाइलाज बीमारी हो जाती है उसको, जिसका इलाज ही नहीं होता। तो ठीक अभी ये धन के स्थान में आपके विष योग बनेगा, कब बनेगा, 20 तारीख और 21 तारीख के दिन। तो इस वीक में 20 और 21 तारीख को धन के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। किसी से पैसा उधार मिलता हो तो सोच समझ के लेना, उधार देना पड़े तो बहुत ज्यादा सोच समझ के देना, वरना वो वापस नहीं आएगा। फाइनेंस के मामले में पैसा बहुत परेशान करेगा, सिर दर्द का कारण बनेगा। मतलब इस 20 तारीख 21 तारीख को आप टेंशन में रह सकते हो, किसको लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, या फिर हायर एजुकेशन को लेकर के। अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर रहा है, हायर एजुकेशन ले रहा है, तो उसको लेकर भी परेशान रह सकता है। कुटुंब में किसी व्यक्ति के साथ बुरा होने से भी परेशान हो सकता है। कुटुंब कौन, चाचा, ताऊ, मामा, ये सब लोग, उनको परेशानी होने से हम परेशान हो सकते हैं। तो 20 तारीख और 21 तारीख इनको भी आप शांति से निकाल देना, पर ओवरऑल ठीक है। 22 तारीख का दिन बहुत अच्छा है। 22 तारीख का दिन ट्रैवल का दिन है, प्रमोशंस का दिन है, प्रॉफिट का दिन है, भाग्य की सहायता का दिन है, पूजा पाठ का दिन है, मन की शांति का दिन है। पढ़ने में एकाग्रता रहेगी, वर्क प्लेस पे माहौल अच्छा रहेगा, लोगों के साथ में सामंजस्य बनेगा, जो आपकी बात कभी नहीं सुनता वो आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देगा। संतान के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे, वाइफ के साथ में रिश्ते मजबूत होंगे, किसी चीज को लेकर आप परेशान हो तो परेशानी का सॉल्यूशन मिलेगा। कुल मिला के वीकेंड जो है ये आपका शांति से जाएगा। देखो मैंने लिखा है कि 16 तारीख और 17 तारीख ये 2 दिन आपके सबसे खराब है, और 20 तारीख और 20, 21 और 22 ये 3 दिन आपके खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे और ये उस दिन परेशान करेंगे आपको 20 और 21 तारीख के दिन। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप उस दिन रखिएगा। अच्छा, अभी एक चीज जरूर है, कुंभ राशि के जितने भी लोग इस राशिफल को देख रहे हैं वो केवल राहु से परेशान नहीं, वो केतु से ही परेशान है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम चल रही है। अगर कोई व्यापार पार्टनरशिप में आपने भी कर रखा है तो आप इस राशिफल को देख रहे हो तो आप देख लेना, या तो आपके पार्टनर आपसे परेशान हो सकते हैं इस समय, या आप उनसे परेशान हो सकते हो। मतलब केतु अलगाव का कारक ग्रह होता है, ये क्या करता है, डिटैचमेंट लेके आता है। डिटैचमेंट किससे लाता है, या तो लाइफ पार्टनर से या नॉर्मल पार्टनर से। अब चूंकि लाइफ पार्टनर से रिश्ता परमानेंट होता है तो वहां से डिटैचमेंट इतना पॉसिबल नहीं है, जल्दी से हो नहीं सकता। हाँ, अगर शादी नहीं हुई होती तो डिटैचमेंट हो सकता है। कैसे, जिनकी कुंडली में 7th हाउस में केतु होता है, आपके घर में किसी की कुंडली में हो तो देख लेना, उस व्यक्ति का कोई ना कोई रिश्ता टूटता है, बात होकर टूट जाएगी, बहुत गहरा कोई रिलेशनशिप टूट जाएगा, कोई रिश्ता होते होते टूट जाएगा। केतु 7वें घर में रिश्ते को तोड़ता है। अब ये गोचर में जब यहाँ पे आ गया तो ये रिश्ता ब्रेक करेगा। कैसे, कि पति और पत्नी के बीच में डिटैचमेंट हो सकता है, किसी काम से आप कहीं दूर चले जाओ, वो कहीं दूर रहें, ऐसा पॉसिबल है। ट्रांसफर्स जो होते हैं अलग अलग हस्बैंड वाइफ के, वो भी कभी कभी ऐसे ही पीरियड में होते हैं जब केतु सप्तम भाव में चलता है। और जितने पार्टनर्स हैं आपके, उनसे मन से टूटन आ जाएगी, मतलब उनका और आपका मन नहीं मिलेगा, आपको मन नहीं करेगा उनके साथ में रहने का, बात करने का, समय बिताने का। और किसी किसी बात को लेकर आपका विरोध भी हो सकता है उनसे, कि वो कुछ कहें और आप कुछ कहो। तो इसलिए इस समय को सामंजस्य के साथ में, शांति के साथ बिताना। इस समय पर जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं उनको सपोर्ट करने वाला केवल एक प्लेनेट है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति पंचम भाव में बैठने से कहीं ना कहीं आपकी पूजा पाठ और आपका अध्यात्म और आपका ईश्वर की भक्ति आपकी सहायता करेगी। कोई भी आध्यात्मिक कार्य इस समय अगर करना चाहोगे तो वो काम हो जाएगा आपका, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से लाभ स्थान को भी देखता है, तो मतलब इनकम का सोर्स बना रहेगा, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास रहेगा। लग्न पे दृष्टि है तो हेल्थ को भी थोड़ा सा ये ठीक करेगा।
अच्छा, एक बात मैं आप सभी लोगों से विशेष रूप से करना चाहूँगा कि देखो, परेशानियाँ हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। हो सकता है किसी को ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को व्यापार करना चाहिए कि नौकरी करनी चाहिए। अगर व्यापार करना चाहिए तो किस फील्ड में करना चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट हो। ये भी समस्या हो सकती है कि मेरे हस्बैंड लाइफ वाइफ में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हों। शादी होने में नहीं आ रही हो, मतलब रिश्ते बार-बार देखते हो पर बात कहीं फाइनलाइज़ नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके कई-कई बार रिश्ते टूट गए या सगाई होके टूट गई, लास्ट में स्टार्ट होती है बातचीत, बाद में बंद हो जाती है। कुछ लोगों के साथ में अपने वर्क प्लेस के माहौल को लेके बड़ी दिक्कत है कि नौकरी में डिससैटिस्फैक्शन है। साढ़े साथी तो साढ़े साथी है, वो कुछ भी असर डाल सकती है कि वर्क प्लेस में जो काम करते हो बॉस से नहीं बन पा रही है, नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई, नई नौकरी मिल नहीं रही है, पुरानी में काम चल नहीं रहा है। साथ के लोग असहयोग कर रहे हैं और बड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं नौकरी स्विच करूँ या नहीं करूँ? ये बेस्ट टाइम है या नहीं है? ये भी हो सकता है आपके जीवन में हो कि मेरा लाइफ़ का सबसे अच्छा समय कब आएगा? तो देखो, इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही सिंपल जो टूल हम सबके पास होता है, वो होता है हमारा हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली, ऐसा मान लीजिए कि आपका मैप है। जैसे किसी शहर में हम जाते हैं, मैप से हम एक-एक जगह जा सकते हैं। ठीक वैसे ही कुंडली से एक व्यक्ति के जीवन में उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है। उसके हर एक पार्ट के बारे में कि वो इसके जीवन में कब क्या होने वाला है, कैसा होगा। ये जो 12 भाव हैं, ये उसके पूरे जीवन का बिगिनिंग से लेकर के एंड तक का सफ़र है। पहला भाव जन्म होता है, 12वाँ भाव मृत्यु होता है। तो जन्म से मृत्यु के बीच में जो-जो भी कुछ आता है, वो सब इस कुंडली में लिखा है। और ये गाइडेंस आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। इससे आपकी दिशा क्लियर हो सकती है। आपको ये पता लग सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ़ में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, बच्चों के सब्जेक्ट को लेके कन्फ्यूज़न है कि क्या सब्जेक्ट दिलाएँ, कहाँ उनको भेजें, नहीं भेजें, क्या करें? तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है। आप कंसल्टेशन के लिए हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन कंसल्टेशन रहेगा, पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन एक कंसल्टेशन के बाद में आपको अपने जीवन का पूरा मैप आपके सामने आ जाएगा कि कब किस लाइफ में अप एंड डाउन होंगे, किस समय पर मेरे साथ में अच्छा होगा, कब बुरा होगा, क्या मेरा प्लस पॉइंट है। कई बार लोगों को खुद को ही नहीं पता होता उनके साथ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उनकी बेसिक स्किल्स क्या हैं, उनके इष्ट देवता कौन से हैं, कौन सा ऐसा रत्न है जो उनका भाग्य चमका सकता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर, कौन से लोग आपके लिए खराब हैं, कोई पर्टिकुलर लेटर्स हमारे लिए कभी-कभी खराब होते हैं जो दिक्कत देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आंसर आपकी कुंडली में है। आप चाहो तो हमारे यहाँ से परामर्श ले सकते हो। सब चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी बिल्कुल आपके सामने। तो ख़ैर, अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम जुड़े रहें कंटिन्यू। और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। नमस्कार।